और दोस्तों जीके जीएस वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है, जहाँ पे हम लोगों ने एसएससी जीडी की जीएस की पार्ट लेकर के आ गया हूँ रिवीजन के लिए, क्योंकि आप लोगों ने इसका जो है वो क्वेश्चन कर रखा रोजगार विद अंकित चैनल पे, तो उसी को हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। बिल्कुल थोड़ी सी भी स्किप नहीं करना, आप बिल्कुल कान में लगा लीजिए और नॉन स्टॉप पर डाल दीजिए। बिल्कुल एकदम लगातार लगातार एकदम आपके साथ जब तक कि खत्म नहीं होगा, जब तक जुड़े रहें। तो आज का पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मानता है? तो नए साल के रूप में जो मानता है वो आपका लेप्चा हो जाता है, तमांग हो जाता है, गुरुंग हो जाता है, आपका किरत खम्भू राई हो जाती है। कौन आपका राइट आंसर हो जाएगा? आप कहेंगे राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा तमांग हो जाएगा। आपका नए साल के रूप में जो मनाता है वो मनाता है सोनम लोसार को मनाता है। सोनम लोसार की अगर हम बात करते हैं तो सोनम लोसार जो है उसको बोला जाता है तिब्बती तिब्बती नववर्ष बोला जाता है। अच्छा, सिक्किम सिक्किम में और क्या मनाया जाता है? तो आप कहेंगे कि सिक्किम में जो और मनाया जाता है आपका सागा दावा मनाया जाता है, जो कि बौद्ध त्योहार को समर्पित है, जो कि बौद्ध त्योहार के रूप में मनाया जाता है। सिक्किम में और क्या मनाया जाता है? आप कहेंगे तिहार मनाया जाता है, जो कि आपका है रोशनी का त्योहार, जिसको फेस्टिवल ऑफ लाइट कहते हैं, लाइट ऑफ फेस्टिवल। उसके बाद में आगे मनाया जाता है सिक्किम में फाग लहावा सोल जो कि माउंट कंचनजंगा को समर्पित है। उसके बाद में मनाया जाता है आपका बाराही मिजो, जो कि मंगर समुदाय मंगर कम्युनिटी के द्वारा ये जो है वो मनाया जाता है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि चक्का फेंक खेल डिस्कस थ्रो में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस चक्के का वजन कितना होता है? तो कितना होता है जी? आप कहेंगे 1000 ग्राम होती है। कितना होता है जी? 1000 ग्राम होती है। अच्छा, वहीं अगर मेल के लिए जो चक्का होती है वो कितने ग्राम की होती है जी? आप कहेंगे 2000 ग्राम की होती है। कितने की होती है जी? आप कहेंगे 2000 ग्राम की होती है। अच्छा, डिस्कस थ्रो जो आपका होती है, डिस्कस थ्रो यानी कि चक्का फेंक खेला होता है, चक्का फेंक खेला होता है जिसमें जिसमें चक्का को फेंका जाता है। वो पुरुषों में जो चक्का होती है उसकी डायमीटर 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 कितनी होती है जी? आप कहेंगे डायमीटर क्या होती है भैया? मैं कहूँगा डायमीटर जो होती है वो त्रिज्या के दुगनी होती है। कितना होती है जी? आप कहेंगे त्रिज्या का दुगनी होती है। डिस्कस थ्रो में आपका जो व्यास व्यास डिस्कस थ्रो में आपका जो पुरुष का जो व्यास पुरुष जिस चक्का को यूज करती है उस चक्का का व्यास जो होती है आप कहेंगे 22 सेंटीमीटर। कितनी होती है जी? 22 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, महिला महिला में जिस चक्का को फेंका जाता है उसका डायमीटर कितनी होती है जी? आप कहेंगे 18 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 18 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, आपका जो है कि डिस्कस थ्रो जो आपका है ओलंपिक में कब शामिल होती है जी? आप कहेंगे मेल वाला जो होती है वो 1896 में होती है, और आपका फीमेल वाला जो होती है वो 1928 में होती है जी। कभी गलती नहीं करनी है, कभी गलती नहीं करनी है। अच्छा, कुछ इसी तरह के हमारे पास एक और खेल है जिसको हम कहते हैं भाला फेंक खेल, यानी कि जेवलिन थ्रो कहते हैं। अच्छा, उसमें जो भाला के वजन होता है मेल के लिए जो होता है वो कितना होता है? आप कहेंगे 800 ग्राम की होती है, और फीमेल फीमेल के लिए जो भाला फेंकने वाली जिसका वजन जो होती है आप कहेंगे 600 ग्राम की होती है। कितनी की होती है जी? 600 ग्राम की होती है। अच्छा, आप बताइएगा ये जो भाला फेंक है जिसको जेवलिन थ्रो हम लोग कहते हैं, वो जेवलिन थ्रो जो है आपका मेल के लिए कब शामिल हुआ था ओलंपिक में? आप कहेंगे 1908 में हुआ था, और महिला के लिए कब शामिल हुआ था? आप कहेंगे 1932 में हुआ था, उस ओलंपिक में शामिल हुआ था। कभी गलती नहीं करनी है, कभी गलती नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अपर्णा साथी सन। कौन हो जाएगा? अपर्णा साथी सन। अपर्णा साथी सन की बात अगर हम लोग करते हैं तो अपर्णा साथी सन किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो आप कहेंगे किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो वो आपका भारतनाट्यम और आपका कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है। किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? तो आपका भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है। अपर्णा साथी सन जो है वो कहाँ रहती है? आप कहेंगे यूएसए में रहती है। यूएसए में ही अपना संस्था चलाती है, और अपर्णा साथी सन को ही अभिनंदन सरोज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। किसको सम्मानित किया गया है? आप कहेंगे अपर्णा साथी सन को 2021 में अभिनंदन सरोज पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया है। और अपर्णा साथी सन किस नृत्य से जुड़ा हुआ है? आप कहेंगे भारतनाट्यम और आपका कुचिपुड़ी से जुड़ा हुआ है, और इसको 2022 में राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, इसके और ऑप्शन के अगर हम लोग देखते हैं तो और ऑप्शन बीपी धनंजन और आपका शांतन धनंजय, ये दोनों संयुक्त रूप से याद रखना, ये भारतनाट्यम से दोनों जुड़े हुए हैं। कौन जुड़े हुए हैं? भारतनाट्यम से बीपी धनंजन और आपका शांतन धनंजन जुड़े हुए हैं। इनको भारतनाट्यम के चलते ही, मतलब भारतनाट्यम के लिए ही 2009 में पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था जी? आप कहेंगे भारत रत्न मिला था इनको, सॉरी भारत रत्न नहीं, पद्म भूषण मिला था। कब मिला था? 2009 में। किसको मिला था? आप कहेंगे बीपी धनंजन और आपका शांतन धनंजन को मिला था। कब मिला था? 2009 में मिला था। बीपी धनंजन की अगर बात करते हैं तो बीपी धनंजन जो है उनकी शिष्य है अपर्णा साथी सन। अपर्णा साथी सन जो है वो बीपी धनंजन के शिष्य है, मतलब अपर्णा साथी सन जो है वो बीपी धनंजन के शिष्य है। कौन है जी? शिष्य है। अगर ऑप्शन नंबर सी की अगर बात करते हैं तो अलार मेल वल्ली जो है आपका भरतनाट्यम पंडानालूर शैली की जनक है। भरतनाट्यम पंडानालूर शैली की जनक है। क्या है जी? भरतनाट्यम पंडानालूर शैली की जनक है। कभी गलती नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? कभी गलती नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एम एस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आप कहेंगे 1998 में। 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न सम्मानित करके इनको पहली संगीतकार बना दिया गया था। इनसे जुड़ी हुई बात हमारे पास और आते हैं कि 1999 में, कब जी? 1999 में पंडित रविशंकर को सम्मानित किया गया था। और 2001 में जब हम लोगों की जन्म भी नहीं हुआ था तब दो महान हस्ती लता मंगेशकर और आपका बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया था। अगर सेकंड संगीतकार की अगर बात करते हैं तो लता मंगेशकर आती है। उसके बाद में
1908 में भीमसेन जोशी को सम्मानित किया गया था। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की अगर बात करते हैं तो एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में रमन मैग्सेसे पाने वाली पहली संगीतकार बनाई गई थी और उसके बाद ये एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है वो किस संगीत से जुड़ी हुई है? तब कहेंगे 1966 में यूएनए में प्रस्तुत किए थे। कब किए थे? 1966 में यूएनए में प्रस्तुत किए थे। कब किए थे? 1966 में यूएनए में प्रस्तुत किए थे। कहाँ पे किए थे? आप कहेंगे कर्नाटक संगीत से संबंधित है। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जो है वो कर्नाटक संगीत से संबंधित है और कर्नाटक संगीत के लिए ही 1975 में इनको एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को पद्म भूषण मिला था। कब मिला था? पद्म भूषण मिला था। पद्म भूषण कितने नंबर के अवार्ड हैं? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक हैं? तो आप कहेंगे पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कृत नर्तक हैं? तो आप कहेंगे छऊ। भुवन कुमार जो जुड़ा हुआ है वो छऊ नृत्य से जुड़ा हुआ है। छऊ छऊ जो है वो कैसा नृत्य है? छऊ जो है वो अर्धशास्त्रीय नृत्य है। छऊ जो है वो कैसा नृत्य है? तो आप कहेंगे अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, छऊ की बात करते हैं तो छऊ 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 से रिलेटेड कौन-कौन से कलाकार हैं जो कि परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं? तो आपका कौन-कौन नाम है? आप कहेंगे कि वो नाम है आपका गंभीर सिंह मुंडा। छऊ से जुड़ा हुआ कलाकार है गंभीर सिंह मुंडा और छऊ से जुड़ा हुआ है मकर ध्वज दरोगा। कौन जुड़ा हुआ है? मकर ध्वज दरोगा। और आपका इलियाना सिटारिस्टी। कौन जुड़ा हुआ है? इलियाना सिटारिस्टी। और आपका जुड़ा हुआ है केदारनाथ साहू जुड़ा हुआ है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार हैं, डैश उपन्यासकार हैं। कौन है जी? आप कहेंगे धर्मवीर भारतीय की रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। कौन है जी? धर्मवीर भारतीय का रचना है सूरज का सातवां घोड़ा। धर्मवीर भारतीय की और बहुत अच्छी रचनाएं हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कौन-कौन है जी? आपका गुनाहों का देवता धर्मवीर भारतीय की रचना है जी। ठंडा लोहा अंधा योग किनकी रचना है जी? आप कहेंगे धर्मवीर भारतीय की रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना कौन है जी? आप कहेंगे कि मैला आंचल रचनाएं हैं जो आपका है वो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा है। और आपका कमलेश्वर के द्वारा कौन रचनाएं हैं जी? आप कहेंगे कितने पाकिस्तान है। श्री लाल शुक्ल जो है वो किसकी? श्री लाल शुक्ल का रचना कौन है जी? आप कहेंगे कि राग दरबारी है। कौन है जी? राग दरबारी है। कभी गलती नहीं करनी है, नेवर गलती नहीं करनी है, कभी गलती नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है। शिवनाथ मिश्रा जो है वो किस घराने से है? आप कहेंगे बनारस घराने से। और वे क्या बजाते हैं? तो वो बजाते हैं आपका सितार बजाते हैं। हारमोनियम से दो नाम बताइए मेरे दोस्त। हारमोनियम से आपका दो नाम जो आते हैं वो अप्पा जलगांवकर और आपका तुलसी बोरकर जो है वो हारमोनियम से जुड़े हुए हैं और अप्पा जलगांवकर जो है वो दो हारमोनियम से जुड़ा हुआ है। और आपका रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ दो नाम बताइए दोस्त। तो रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ आपका है असद अली खान और आपका वजीर खान। रुद्र वीणा से जुड़ा हुआ दो नाम है असद अली खान और आपका जो है वो वजीर खान है। तबला से जुड़ा हुआ दो नाम कौन आते हैं? तो आप कहेंगे तबला से जुड़ा हुआ कंठे महाराज और आपका समता प्रसाद है। कौन है जी? तबला से जुड़ा हुआ कंठे महाराज और आपका समता प्रसाद है। कौन है जी? तबला से जुड़ा हुआ आपका कौन है? कंठे महाराज है और आपका समता प्रसाद है। सितार से दो नाम आपके कौन आते हैं? सितार को नाम लेते ही पंडित रविशंकर का नाम तो आता ही आता है, लेकिन दो और अन्य नाम आता है, गौरव मजूमदार और आपका सुजात खा आती है। तो कौन कौन आती है? गौरव मजूमदार और आपका सुजात खा आती है। ये बात कभी नहीं बोलनी है, नेवर गलती, कभी गलती नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? सबसे पहले आप बताइएगा कि लोकसभा जो है वो कितनी आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे कि लोकसभा जो है वो 81 आर्टिकल में है। मैं आपसे पूछता हूँ कि लोकसभा में कितनी अधिकतम सीटें हो सकती है? तो कितना हो सकती है? आप कहेंगे कि 552 अधिकतम हो सकती है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो कौन है जी? आप कहेंगे कि वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप लगभग 47,000 वोटर के साथ इस पूरे भारत के सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। अच्छा, मैं पूछता हूँ कि दूसरा सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से कौन है? आप कहेंगे कि वो है आपका दमन और दीव। दमन और दीव दूसरा सबसे छोटा वोटर के हिसाब से जो है वो राज्य यूटी है। आपका जो यूटी है और कितना वोटर के साथ है? आप कहेंगे 1,02,000 के साथ दमन और दीव सेकंड नंबर पर वोटर के हिसाब से आती है। मैं आपसे पूछता हूँ कि सबसे सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र वोटर के हिसाब से कौन है? आप कहेंगे कि मलकागिरी है। कौन है? मलकागिरी है आंध्र प्रदेश में 29 लाख वोटर के साथ। कितने वोटर के साथ? 29 लाख वोटर के साथ। अच्छा, सेकंड सेकंड नंबर पर कौन है? तो सेकंड नंबर पर आपका वोटर के साथ जो सबसे ज़्यादा वोटर के साथ सेकंड नंबर पर है आपका है, कहाँ है? आप कहेंगे जिला गाज़ियाबाद 22 लाख वोटर के साथ है। अच्छा भैया, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र जो है वो कौन है? आप कहेंगे कि लद्दाख है। कहाँ है? आप कहेंगे कि लद्दाख है आपका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल के हिसाब से। कभी गलती नहीं करनी है भैया, कभी गलती नहीं करनी है, नेवर गलती नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो किस संवैधानिक संशोधन ने पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया? तो 102वां संवैधानिक संशोधन। इस 102वां संविधान संशोधन में आपको जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। 100वां संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर होता है 2015 में 100वां संविधान संशोधन के तहत इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के लिए। 101वां संविधान संशोधन में जीएसटी की बात की गई है जो कि 2017 में आया था।
103वां संविधान संशोधन में ईडब्ल्यूएस एक जनरल जनरल कैटेगरी में एक ईडब्ल्यूएस होता है जिसमें 10% की छूट दे दी गई है, जो कि 12 जनवरी 2019 से शुरू हुआ था। 104वां संविधान संशोधन में एससी और एसटी में आरक्षण को बढ़ा दिया गया था, यानी कि 2020 से 2030 कर दिया गया था। 10 बरस के लिए आरक्षण उसको और बढ़ा दिया गया था। 105वां संविधान संशोधन की बात करते हैं तो 105वां में आपका एसईवीसी, सभी लोग बताएंगे एसईवीसी का फुल फॉर्म होती है सोशल, आपका होती है सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास होती है, यानी कि सामाजिक और आर्थिक पिछड़ा वर्ग है, उनकी इसमें बात की गई थी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? आप कहेंगे कि कौन है जी? आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का मतलब है शेड्यूल कास्ट होती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति रहती है, 4 करोड़ 13 लाख के साथ है। और सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा जो जनजाति अनुसूचित जाति जो रहती है वो आपका पश्चिम बंगाल में रहती है। और थर्ड नंबर पर आपका जो है वो बिहार है, और फोर्थ नंबर पर आपका है वो तमिलनाडु है। कौन है जी? आप कहेंगे तमिलनाडु है, फोर्थ नंबर पर आपका है। अच्छा जी। उसके बाद में सबसे ज़्यादा प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो कहीं पे रहती है परसेंटेज के मामले में, वो आपका सबसे पहले नंबर पर पंजाब है। कहाँ है जी? आप कहेंगे पंजाब है, 31.9% के साथ है। और सबसे निम्नतम मतलब कि सबसे कम जो कहीं पे अगर अनुसूचित जाति है वो आपका मिजोरम में है। कितना है मिजोरम में? 1218 लोग हैं अनुसूचित जाति। और परसेंटेज के मामले में सबसे कम की अगर बात करते हैं तो सबसे कम जो परसेंटेज के मामले में है वो 0.1% के साथ मिजोरम ही है। अच्छा, उसके बाद अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति सबसे सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जनजाति के मामले में अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब होती है। अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब होती है जो सबसे ज़्यादा कहाँ है? आप कहेंगे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 53 लाख के साथ है। और आपका जो है वो सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा जो कहीं पे शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति है वो आपका है लक्षद्वीप में 94% के साथ। कितने के साथ? 94% के साथ आपका है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि नो करेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नो करेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे कि बीएसआर जिसको हम लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं, बीएसआर बोलते हैं। तो नो करेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आप कहेंगे कि मेघालय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? आप कहेंगे मेघालय में स्थित है। अच्छा, टोटल टोटल बीएसआर अगर भारत की बात करें तो भारत में टोटल बीएसआर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं जी? आप कहेंगे कि 18 है। कितने हैं जी? आप कहेंगे कि 18 है भैया, 18 है। अच्छा, वीएसआर आपको बताया दिया कि बायोस्फीयर रिजर्व है। अच्छा, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम माने एमएवी जिसको बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम जो है वो कब आया था दोस्त? कब आया था? 1971 में आया था। एमएवी यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब आया था? आप कहेंगे 1971 में आया था। एमएवी में भारत के कितने एमएवी में भारत के कितने बीएसआर रजिस्टर्ड है? आप कहेंगे कि टोटल आपका 18 है, लेकिन रजिस्टर्ड जो है वो 11 है। एमएवी में भारत के कितने बीएसआर हैं जी? आप कहेंगे एमएवी में बीएसआर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका एमएबी मैन मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम रजिस्टर्ड जो है आप कहेंगे 11 है। कितने हैं जी? आप कहेंगे 11 रजिस्टर्ड। अच्छा, एम बीएसआर की आज खेला खत्म कर देते हैं। सबसे बड़ा बीएसआर यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो सबसे बड़ा भारत के कहाँ पे है जी? आप कहेंगे सबसे बड़ा बायोस्फीयर बीएसआर जो है सबसे बड़ा जो है वो कहाँ है? आप कहेंगे कच्छ की खाड़ी में। कहाँ है जी? आप कहेंगे कच्छ की खाड़ी में, गुजरात में। कहाँ है जी? कहाँ पे है जी? आप कहेंगे गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में। अच्छा, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर कहाँ है जी? आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, दिहांग दिहांग बायोस्फीयर कहाँ है जी? आप कहेंगे दिहांग बायोस्फीयर कहाँ है जी? अरुणाचल में है। कहाँ है जी? अरुणाचल में है। आपका मानस डिब्रू सैखोवा कहाँ है जी? आप कहेंगे मानस डिब्रू सैखोवा कहाँ है जी? आप कहेंगे कि असम है जी। कभी गलती नहीं करनी है, नेवर गलती नहीं करनी है, कभी गलती नहीं करनी है दोस्त। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? तो वो कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले ने हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था, वो किसको कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। किसको कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। अच्छा, वो तो सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था, सर्वश्रेष्ठ राजदूत तो कहा था मोहम्मद अली जिन्ना को, वो किसने कहा था? तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वश्रेष्ठ राजदूत कहा था, और गोपाल कृष्ण गोखले ने मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वश्रेष्ठ हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था। कभी गलती नहीं करनी है। मोहम्मद अली जिन्ना को फादर ऑफ द पाकिस्तान कहा जाता है, यानी कि पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है वो कौन है जी? तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? 1910 में भारत
स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? उषा मेहता को, सरोजिनी नायडू को, सावित्री बाई फुले को, आपका सरला देवी चौधरी को। किसको दिया जाता है? आप कहें कि सरला देवी चौधरी को दिया जाता है, जिन्होंने 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 10 नवंबर 1910 को 10 नवंबर 1910 को प्रयागराज में स्थापना स्थापना होती है, जिसका उद्देश्य जो रहती है वो रहती है स्त्री शिक्षा को बढ़ाना। स्त्री शिक्षा को बढ़ाना, उसके लिए सरला देवी चौधरी ने स्थापना कर दी है 10 नवंबर 1910 को प्रयागराज में भारत स्त्री महामंडल। उषा मेहता का संबंध किस चीज़ से है? तो आप कहेंगे उषा मेहता का जो संबंध है वो किससे है? तो उषा मेहता ने गुप्त रेडियो चलाया था। क्या चलाया था? गुप्त रेडियो चलाया था। कब चलाया था जी? आप कहें क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट के समय उषा मेहता ने गुप्त गुप्त रेडियो चलाया था। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब होती है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने गुप्त रेडियो चलाया था। क्या चलाया था? गुप्त रेडियो चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन की डेट क्या है दोस्त? तो भारत छोड़ो आंदोलन की डेट है 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। कभी गलती नहीं करनी है, नेवर गलती नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एफआईआई में एफ का तात्पर्य किसे है? तो एफ का तात्पर्य किसे है? आप कहेंगे कि फॉरेन फॉरेन है, आपका इंड्यूसियरी है, आपका फंड है, फास्ट है। तो कौन है? एफआईआई में एफ का तात्पर्य किसे है? तो आपका है फॉरेन है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। कौन है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो कि आपका जो है वो आपका एफआईआई का फुल फॉर्म होती है। कभी गलती नहीं करनी है, इकोनॉमिक्स में हम सारे फुल फॉर्म को टारगेट कर रहे हैं। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे कि अंतरिक्ष और तकनीकी, भूतल परिवहन, खनन उद्योग और आपका कृषि। तो किससे संबंधित है? आप कहेंगे कृषि से संबंधित है। एक तो होता है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। तो संरचनात्मक बेरोजगारी जो आपका होती है वो आपका नौकरी में होती है, नौकरी में संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? तो निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू मक्खी का जैविक नाम है जी? प्रोएसी है, प्राइमेटा है, मस्का डोमेस्टिका है, ट्रिटिकम एस्टिवम है। तो क्या है आपका राइट आंसर जी? आपका मस्का डोमेस्टिका है। ऐसा ही ट्रिटिकम जो होती है आपका गेहूं होती है। ट्रिटिकम एसिटम जिसका वैज्ञानिक नाम जो होती है उसका नाम होती है गेहूं का ट्रिटिकम एसिटम होती है। अच्छा, इसी तरह से साइंटिफिक नेम हर एक चीज का होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो ट्रिटिकम एस्टिवम जो होती है आपका गेहूं का होती है। मेढक का आपका होती है राना टिग्रीना होती है। मेढक का होती है राना टिग्रीना। मेढक जो होती है वो टरटराती है ना, इसलिए राना टिग्रीना उसको नाम रखा गया। बिल्ली का होती है फाइलिस डोमेस्टिका होती है। बिल्ली क्या करती है? घर में जाती है और दूध रखा हुआ रहता है तो उसको गिरा देती है और दूध जो है वो फैल जाती है। यानी कि बिल्ली बिल्ली जो होती है वो दूध को फैला देती है, यानी कि फेलिस डोमेस्टिका होती है। कुत्ता का साइंटिफिक नेम होती है कैनिस फैलिमियर्स होती है। कुत्ता जो होती है वो 2-3 दिन आप रखिएगा तो वो फैमिली की तरफ हो जाती है, यानी कि फैमिलियर्स हो जाती है। गाय को बोलते हैं बॉस इंडिकस बोलते हैं, यानी कि गाय को इंडिया में गाय को माता मानते हैं, उसको एक बॉस की तरह रखते हैं, यानी कि आपका बॉस इंडिकस होती है। भैंस का होती है, भैंस के आगे बीन बजाय बुलास बुबालस बुबालस बु बुबा बुवालिस होती है। बकरी का होती है कैप्टा हिस्मत। देखिए बकरी जो होती है ना वो कैप्टा हिडमस होती है, मतलब कि कैट से वो बिल्कुल नहीं डरती, मतलब कैट की तरह लगभग लगभग होती है। और बकरी जो भी है वो घर में रखते हैं और कैट भी घर में रहती है। भेड़ का होती है ओवीज अराइज होती है। क्या होती है? भेड़ का ओवीज अराइज होती है। जैसे जैसे आगे वाला भेड़ चलती है वैसे वैसे पीछे पीछे वाला चलती है, ओवाज मतलब जैसी उसकी आवाज जैसी आगे वाला चलती है वैसे ही पीछे वाला चलती है। घोड़ा को कहते हैं इक्वस कैबलस। पहले के ज़माने में कोई एक टाँगा चलता था जिसको कैब उस पे लगता था, यानी कैबलस होती है। तो इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं बोलनी है, कभी गलती नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि टेबल टेबल शुगर में अधिकतर क्या शामिल होता है? तो टेबल शुगर में अधिकतर अधिकतर क्या शामिल होता है? तो टेबल शुगर में अधिकतर शामिल होता है आपका सुक्रोज होती है। क्या होती है? सुक्रोज होती है। टेबल शुगर को क्या बोलते हैं? आप कहेंगे कि इच्छु शर्करा बोलते हैं। इच्छु का मतलब ईख होता है और शर्करा का मतलब होता है शर्करा। इसका सोर्स क्या है भैया? तो आप कहेंगे कि इसका सोर्स है गन्ना है, चुकंदर है, और इसका सिंपल वही उपयोग है आपका चाय बनाना, ये सब बनाना मानव उपयोग करते हैं। तो टेबल शुगर आपका जो है वो किससे टेबल शुगर जो है वो में अधिकतम क्या शामिल होती है? तो वो आपका होती है सुक्रोज होती है। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है दोस्त? आप कहेंगे सुक्रोज का सोर्स होता है C12H22O11। क्या होती है? C12H22O11 होती है। कभी गलती नहीं करनी है, कभी गलती नहीं करनी है। और फलों में क्या मिलते हैं? तो फलों में आपका फ्रूक्टोज मिलता है, कभी गलती नहीं करनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यास का उनके उपन्यास मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है संजीव को, विनोद जोशी को, विजय शर्मा को, बासुकी नाथ झा को। तो किसको मिला है जी? आप कहें कि हिंदी हिंदी में आपका जो है मुझे पहचानों के लिए हिंदी भाषा में पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए जो उपन्यास मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो आपका मिला है संजीव को मिला है। कुल भाषा आपके संविधान में 22 है और 2 जो है वो संविधान में शामिल नहीं है। इन्हीं की 24 भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 जो है वो राजस्थानी और अंग्रेजी को शामिल अभी संविधान में नहीं की गई है।
अच्छा, हिंदी में तो उनको मिला है, राजीव को मिला है, संजीव को मिला है, लेकिन इंग्लिश में किसको मिला है? आप कहेंगे कि इंग्लिश में जो मिला है, इंग्लिश में मिला है नीलम शरण को मिला है। किसको मिला है? आप कहेंगे इंग्लिश में नीलम शरण को मिला है। इनकी जो बुक है वो आपका है रिक्वाइम इन रागाजाकी, रिक्वाइम इन रागाजाकी के मिला है। और पंजाबी में किसको मिला है? तो आप कहेंगे पंजाबी में मिला है आपका स्वर्णजीत को मिला है। किसको मिला है? स्वर्णजीत को मिला है। मंदीचीप के लिए मिला है। किसको मिला है? मंदीचीप के लिए मिला है। अच्छा, उर्दू में किसको मिला है? तो आप कहेंगे कि उर्दू में मिला है आपका सादिका नवाब को मिला है। किसको मिला है? सादिका नवाब को मिला है। किसकी कौन-सी रचना के लिए मिला है? तो आप कहेंगे राजदेव की अमराई के लिए सादिका नवाब को मिला है। और ये सेकंड महिला उर्दू की है। उर्दू में ये सेकंड महिला है जिनको कि आपका सादिका नवाब को आपका साहित्य पुरस्कार मिला है। अच्छा, पहली महिला कौन है? आप कहेंगे उर्दू की पहली महिला जो है वो एन हैदर 1971 में इनको मिला है। अच्छा, तो ये जो आपका उर्दू की पहली महिला जो इन हैदर 1971 जो है वो ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि इस बार आपका जो है वो सादिका नवाब जो है वो इस बार चर्चा में रही है, इसलिए ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको नहीं भूलनी है, नहीं कभी नहीं भूलनी है, नेवर कभी नहीं भूलनी है। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो माउंट विंसन पर चढ़ाई करने वाले जो इंसान है वो कौन है? तो आपका है अरुणिमा सिन्हा है, लवराज सिंह धर्मा सक्तू है, शेख हसन खान है, अंशु जाम सेम्पा है। कौन है? अंशु जाम सेम्पा है। तो इन चारों में से कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शेख हसन खान है, जिन्होंने आपका अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट माउंट विंसन, जिसकी ऊंचाई लगभग लगभग आपका है 4892 मीटर ऊंची है, उस पे इन्होंने चढ़ चढ़ गए हैं। उसने इन पे चढ़ गए, शेख हसन चढ़ गए। और ये कहाँ के हैं? तो शेख हसन जो है आपका केरला के हैं। और इन्होंने बल्कि आपका जो है वो माउंट विंसन पर ही नहीं, बल्कि और कई सारे ऊंची ऊंची चोटी पर इन्होंने चढ़ गए, चोटी चोटी पर इन्होंने चढ़ गए। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है? आप कहें कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी आपका है वो माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ गए हैं। और नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले पर इन्होंने चढ़ गए हैं। और आपका अफ्रीका अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर इन्होंने चढ़ गए हैं। और यूरोप यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस पर्वत पर इन्होंने चढ़ गए हैं। यानी लगभग लगभग अभी तक चार चार महाद्वीप के ऊंचे ऊंचे पर्वत पर इन्होंने फतेह कर चुके हैं, यानी कि चढ़ चुके हैं। और ये कहाँ के हैं जी? आपका है केरला के हैं जी। कभी गलती नहीं करनी है, नेवर गलती करनी है, नहीं नेवर गलती नहीं करनी है जी। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन एक आता है, विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल किसने शुरू किया है? तो वो किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? नरेंद्र मोदी ने शुरू किया। अब दोस्त बारी है, ये आप कुछ राज्य हैं जिनकी इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, आपको याद रखनी है, जो मार्क किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश, ऐसा नहीं कि मार्क किया हुआ है जो ही याद करनी है, और बाकी सारी चीजें आपको देखते रहनी है बारी बारी से। उत्तर प्रदेश में आपका योजना है पंचामृत योजना। कौन है? पंचामृत योजना। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, आपका मातृभूमि योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना। ये चारों जो योजना है जिसमें से इंपॉर्टेंट आपका पंचामृत योजना है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की योजना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीखो और आपका जो है कमाओ योजना। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो है वो आपका मध्य प्रदेश की, लेकिन इंपॉर्टेंट आपका मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आपका है। उसके बाद में आगे बात करते हैं तो आपका छत्तीसगढ़ में आपका दो योजना है, मुख्यमंत्री मितान योजना और आपका मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। ये जो है वो छत्तीसगढ़ का है, मुख्यमंत्री मितान योजना और मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना है। और आपका पश्चिम बंगाल के लिए कौन है? कहेंगे पश्चिम बंगाल के लिए पैरा शिक्षालय परियोजना जो है वो आपका पश्चिम बंगाल की योजना। उड़ीसा की योजना की बात करते हैं, उड़ीसा में आपका है वो आशीर्वाद योजना। उड़ीसा में कौन है? उड़ीसा में आशीर्वाद योजना आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्या है भैया? आप कहेंगे कर्नाटक की इंपॉर्टेंट है जन सेवक योजना कर्नाटक की है। गुजरात का इंपॉर्टेंट योजना है आपका गो ग्रीन योजना। क्या है? गुजरात का गो ग्रीन योजना है। और केरला की योजना की बात करते हैं तो केरला में आपका एक खेल मैदान योजना, एक पंचायत एक खेल मैदान योजना आपका है। उसके बाद तमिलनाडु में आपका पुधुमई पेन योजना। कौन है जी? पुधुमई पेन योजना आपका है। तेलंगाना में आसरा पेंशन योजना और आपका नेथन्ना बीमा योजना। कौन है? नेथन्ना बीमा योजना है। महाराष्ट्र की कौन है इंपॉर्टेंट योजना? तो महाराष्ट्र का आपका है जी जिहुवाला योजना। कौन है? महाराष्ट्र का आपका है जिहुवाला योजना है। हरियाणा का कौन है जी? हरियाणा का आपका चिराग योजना, खेल नर्सरी योजना 2022-23 है और आपका एक ब्लॉक है और आपका जो है वो आपका एक उत्पादक योजना है। आंध्र प्रदेश की इंपॉर्टेंट बनती है फैमिली फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में है। आंध्र हो जाइएगा तो आप डॉक्टर के पास जाइएगा। उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट बनती है आपका घसियारी कल्याण योजना। कौन बनती है? उत्तराखंड की घसियारी कल्याण योजना बनती है। आपका जम्मू कश्मीर की कौन बनती है? परवाज योजना। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी है। हिमाचल प्रदेश का ज्यादा इंपॉर्टेंट है नारी को नमन योजना। हिमाचल प्रदेश में कौन है? तो हिमाचल प्रदेश में नारी को नमन योजना है।
इंपॉर्टेंट लद्दाख के लिए आपका उतना नहीं है, लेकिन कुशयोंग योजना लद्दाख के लिए है। असम है, असम में आपका योजना है विद्या रथ, असम में विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना, व्हील्स योजना आपका है। बिहार के लिए आपका है बिहार योजना, बिहार में योजना है आपका हर घर गंगा जल योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना आपका है। उसके बाद पंजाब में योजना आपका है लोक मिलनी योजना, आपका त्रिपुरा में अर्न अर्न विद लर्न स्कीम, त्रिपुरा में आपका अर्न विद लर्न स्कीम है। त्रिपुरा में आपका एक और योजना है सीएम चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना आपका है। क्या है? सीएम सीएम चाप श्रमिक कल्याण प्रकलन योजना है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। तो अब बारी आती है आपकी होमवर्क की, तो इस होमवर्क को आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। आपका भाई आपके ऊपर छोड़ देता है और आपका भाई ये उम्मीद करता है कि आप एक स्टूडेंट की, आप एक अनुशासन छात्र की तरफ हैं, अनुशासन छात्र अनुशासन देश में रहते हैं, अनुशासन को आप मानते हैं, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन का 2 या 3 लाइन मुझे लिखिएगा। विकसित भारत 2047, विकसित भारत 2047 भारत के किस योजना द्वारा शुरू की गई परियोजना है? तो ये आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगले 5 कमेंट को मैं आपके स्क्रीन पर दिखाऊँगा कि हाँ, मतलब कि ये जो स्टूडेंट है वो हाँ, मेरे ही हैं जो आपका आंसर दे रहे हैं। तो बस जाते-जाते मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, याद रखना दोस्त, घर के दीवार पर नाख़ून से लिखेंगे, घर के दीवार पर नाख़ून से लिखेंगे, तेरी बेवफ़ाई हम सुकून से लिखेंगे, तेरी बेवफ़ाई हम सुकून से लिखेंगे। खत स्याही से लिखते हैं तो फाड़ देती हो, खत स्याही से लिखे तो फाड़ देती हो, इस बार खत हम तुम्हें खून से लिखेंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा